Okay guys, so our next topic that is based on the social engineering. ठीक है, so social engineering हमें पढ़नी है यहाँ पे, लेकिन before learning of social engineering या before going to cover part of the social engineering module, firstly हमें social engineering में कुछ टाइप के attacks होते हैं, जैसे कि आपका phishing attacks हो गए. So उन phishing attacks को perform करने के लिए जो attackers होते हैं different types of web pages का use करते हैं, यानी कि अलग-अलग टाइप के custom pages create करते हैं. तो फर्स्टली देखो, अगर आप बात करते हो CH की, तो CH के अंदर केवल आपका एक ऑटोमेशन वे दे रखा है सोशल इंजीनियरिंग का, एंड जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कि आप सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से करते हो टैग से. ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सोशल इंजीनियरिंग आप मैनुअली तरीके से किस तरीके से कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम पेज अकॉर्डिंग टू द विक्टिम्स प्रोस्पेक्टिव, विक्टिम्स इंटरेस्ट, आप किस तरीके क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे, एंड इंजीनियरिंग को किस तरीके से वहां पे परफॉर्म करोगे. सो हम यहाँ वाले पार्ट में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे आज से, वो हम करेंगे सबसे पहले वेब आर्किटेक्चर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें आपको नीड होती हैं. दूसरे, फिर इसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, तो कौन से आपकी क्लाइंट साइड है, कौन से सर्वर साइड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन फिर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो तरीके की लैंग्वेज, जैसे कि आपके HTML हो गई और CSS हो गई, उनको डिस्कस करेंगे, उनके कोड्स देखेंगे, कोडिंग स्टाइल सीखेंगे. एंड उसके बाद आपका आएगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम PHP का यूज करेंगे, यानी PHP कोडिंग स्टाइल देखेंगे किस तरीके से करी जाती है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली पार्ट में बताऊंगा. एंड उसके बाद आपका जो डेटाबेस है, दैट इज SQL क्वेरी, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो क्वेरीज किस तरीके से चलती है डेटाबेस की, वो आप सीखोगे. उन क्वेरीज को चला के हम देखेंगे, और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा जब हम अपना आगे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करते हैं, तो उसमें आपका डेटाबेस क्वेरीज यूज होती हैं. तो वो जो डेटाबेस क्वेरीज है वो आप यहीं से सीख लोगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर पाओगे इजी तरीके से. ठीक है, सो ये जो कंप्लीट पार्ट है ये हम करेंगे अपने वेब आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स के साथ. फिर उसके बाद आपकी जो सोशल इंजीनियरिंग आएगी, सोशल इंजीनियरिंग में हम दो तरीके से सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे. एक तो पहला होगा आपका जो कि मैनुअल तरीका होगा, लाइक हाउ टू क्रिएट अ कस्टम पेज, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म द सोशल इंजीनियरिंग थिंग्स एंड गेटिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द विक्टिम्स. एंड जो सेकंड वे होगा वो आपका ऑटोमेशन वे होगा, जिसमें हम इफेक्टिव तरीके से लाइक सेम नेटवर्क पे एंड ग्लोबली अगर आपको परफॉर्म करना है सोशल इंजीनियरिंग, तो आप वो कैसे परफॉर्म करते हो. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन फ्रॉम द बेस पार्ट ऑफ द वेब आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स. ओके, सो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको आप क्लियर समझ लो, जैसे कि डोमेन नेम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डोमेन नेम क्या होता है, राइट? कि दिस इज अ फोन बुक ऑफ योर इंटरनेट, जस्ट अ सिंपल, इफ यू आर सेइंग द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डोमेन नेम. या आप इस तरीके बोल सकते हो, इट्स वेरी टफ टू रिमेंबर, टू यूजर टू रिमेंबर the IP addresses of a website, so these websites are assigned with a domain name such as like google.com, facebook.com, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी कोई सी भी हो सकती है. सो इन ऑर्डर टू ओपन और एक्सेस द वेबसाइट, वन हैज द विजिट द डोमेन नेम. सो अगर आप डोमेन नेम पे क्लिक करते हो एंड उससे विजिट करते हो किसी वेबसाइट को, तो वो एग्जैक्टली आपको IP एड्रेस पे लेके जाता है और उससे आपकी वेबसाइट को वहां पे विजिबल कराता है. तो ये क्या है, डोमेन नेम. इसको चेक करने के मैंने आपको ऑलरेडी डोमेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बताया था, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट डोमेन करी थी, और उसमें हमने 4 टाइप के टूल्स का यूज भी किया था. ठीक है, सो ये आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्ट है वेब होस्टिंग स्पेसेस. अब वेब होस्टिंग स्पेसेस में मैंने आपको बताया था, जो हमने सर्वर की बात करी थी, इसमें हमने लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में टाइप्स ऑफ सर्वर की बात कर रहे थे, इसमें हमने डेडिकेटेड और शेयर्ड सर्वर की बात करी थी. तो वहां पे मैंने आपको वेब होस्टिंग दिखाई थी कि द स्पेस विच हेल्प्स टू स्टोरिंग द वेब पेजेस और स्क्रिप्ट्स विच हेल्प्स रनिंग अ वेबसाइट नोन एज अ होस्टिंग स्पेस. जितने भी आपके लिए होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको GoDaddy हो गया, बिगरॉक हो गया, दीज आर ऑल कॉल्ड एज अ थर्ड सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स. इन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को आपका जो एग्जैक्टली ये स्पेस देता है, कि कौन देता है आपका, ICANN और IANA. ICANN and IANA provide these hosting space to the different third service party providers. जितने थर्ड सर्विस पार्टी प्रोवाइडर्स हैं उन सबको डोमेन कौन प्रोवाइड करता है, सॉरी डोमेन बोल रहा हूँ, होस्टिंग कौन प्रोवाइड करता है, आपका ICANN और IANA. ठीक है, अब होस्टिंग के बाद आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने वहां पे भी देखा था, जब भी कोई एप्लीकेशन, कोई भी सर्वर है,
लाइक जैसे मैं अपाचे सर्वर मिला या IIS सर्वर मिला, तो वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्लेटफॉर्म बता रहा है कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। सो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लाइक लिनक्स एंड विंडोज। तो दो तरीके के वहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं, या तो लिनक्स प्लेटफॉर्म है या तो विंडोज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है आपके पास सर्वर टाइप। सर्वर टाइप जो होते हैं, हम ऑलरेडी सर्वर टाइप वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डेडिकेटेड शेयर सर्वर डिस्कस किया था। यहाँ पे जो आपके सर्वर टाइप्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें, उन पे सर्वर टाइप्स को देखेंगे, तो विच टाइप ऑफ सर्वर वी आर यूजिंग टू होस्ट आवर वेबसाइट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो दैट इज ऑफ लाइक इफ the server is basically based on the Windows platform, that is having a server name, that is a IIS server called as an information server. And if that server is basically based on a Linux platform, so that is having a two types of, maybe that will be a Apache, या that will be a Tomcat, ठीक है। सो ये होते हैं आपके क्या सर्वर टाइप्स, कि हम यहाँ पे दो तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म दो तरीके के सर्वर्स का यूज करते हैं, या तो विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्वर यूज करते हैं, या तो हम लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज। नाउ व्हाट इज वेब टेक्नोलॉजीज? वेब टेक्नोलॉजीज हमने उस समय भी डिस्कस करी थी कि कौन सी लैंग्वेज के थ्रू आपकी इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया, राइट। सो हमने यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज को अगर डिस्कस करें, द टेक्नोलॉजी वी यूज इन बिल्डिंग अ वेबसाइट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द प्लगइन्स, वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं वेबसाइट को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ, जिसमें डिफरेंट प्लगइन्स भी हो सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कोड्स भी हो सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी यूज किया गया हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो टू चेक दैट टेक्नोलॉजी साइट इज यूजिंग, अगर कोई भी आपको वेबसाइट है उसकी आपको चेक करनी है कि ये वेबसाइट किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। सो इफ यू रिमेम्बर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू एग्जांपल ऑफ लाइक वेबलाइजर एक्सटेंशन टूल, राइट, जो हमने क्रोम के अंदर ऐड करके देन चेक किया था कि वहां पे कितनी ज्यादा आपके क्या हो रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बट इस समय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल वेबसाइट का यूज करेंगे। तो buildbit.com दैट इज अ कॉर्पोरेट लेवल वेबसाइट गाइस, और किसी भी कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हो वहां पे आपको चेक करने के लिए मिलता है, तो आप इस साइट का यूज करते हो अपने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे है क्या, आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे अपनी वेबसाइट को डालना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ वेबसाइट लाइक www.crosssecurity.com हमने ले ली, जस्ट क्लिक टू लुकअप, ओके, select I am not the robot captcha, okay, now look at here, it will give you a information about a technology profile। तो टेक्नोलॉजी प्रोफाइल क्या है, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग में मिक्स पैनल यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डाउनलोड लिस्ट फॉर द ऑल वेबसाइट यूजिंग मिक्स पैनल। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जोहो पेसेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, जोहो सेल्स के लिए यूज हो रहा है, यानी कि प्लगइन्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, विजिट्स जोहो का यूज हो रहा है, टॉकटो यूज हो रहा है, चैटिंग सिस्टम जो होता है टॉकटो, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी यहाँ पे यूज हो रही है आपकी। फिर उसके बाद थीम पंच यूज हो रहा है, थीम जो है वो थीम पंच से उठाई गई होगी। फिर गूगल फॉन्ट एपीआई यूज हो रही है। फ्रेमवर्क देखो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी पता चल रही है, दैट इज ASP.NET के ऊपर बनाई गई है। कॉन्टेक्ट पॉइंट स्कीमा यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्कीमा किस लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए होते हैं, ठीक है, प्रमोशन के लिए। फिर उसके बाद कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पे स्टैक पाथ का यूज हो रहा है, बूटस्ट्रैप CDN फाइल यहाँ पे अटैच करी गई है CDN में। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, अच्छा मोबाइल में क्या है, कंपैटिबिलिटी बता रहा है आपको, लाइक आईफोन एंड मोबाइल के साथ कंपैटिबल है, व्यू मेटा पोर्ट्स भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद पेमेंट में आपको दो तरीके के यहाँ पे पेमेंट गेटवे इन्होंने यूज किया है, पाउंड स्टर्लिंग का यूज किया है, जैपनीज येन का यूज किया है। सो अगर आपको इनमें से भी किसी लाइक प्लगइन्स जो यूज हो रहे हैं या विजेट्स जो यूज हो रहे हैं, अगर उनमें भी कोई वर्नेबिलिटी है,
और उस साइट में आप एंट्री ले लेते हो उसके थ्रू, तो आप वहां पे भी उसको क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पूरा डेटा वहां से भी निकाला जा सकता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे, प्लेक्स। किसका यूज हो रहा है, प्लेक्स का यूज कर रहे हैं, CMS। नेक्स्ट है आपके पास जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस। तो jQuery की फाइल्स यूज हो रही है, मैग्निफिक पॉपअप यूज हो रहा है, फिर fit.js यूज हो रही है, ठीक है। प्लगइन्स के लिए ये jQuery प्लगइन्स के लिए होवर इंटेंट, किसी भी टेक्स्ट पे जाके वो हाईलाइटेड होने लगता है, तो वो क्या है, होवर इंटेंट। jQuery कुकीज यहाँ पे लगी हैं, stellar.js की फाइल इंक्लूड है, काउंटो की फाइल यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। मॉडफेस्ट की है, आईसो टॉपी की है, प्लस आपके इमेज लोडेड यहाँ पे यूजर स्वाइपर। स्वाइपर क्या है, एक स्लाइडर है, मोबाइल टच स्लाइडर है ना, देखो ये लिखा भी है मोबाइल टच स्लाइडर। तो स्लाइडर है किस टाइप का, मोबाइल पे जो चलता है। उसके बाद टोस्ट। तो अगर हम टोस्टर की लाइब्रेरी देखें, नॉन ब्लॉकिंग नोटिफिकेशन, तो अलग अलग टाइप के लिख रहे हो, कितने सारी चीजें। अब एसएसएल में लेट्स इंक्रिप्ट, यानी कि एसएसएल यहाँ पे यूज हो रहा है। सर्वर कौन सा है, आईएस सर्वर है यहाँ पे, और उसका टाइप कौन सा है, आईएस 8 है वर्जन में। नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सर्वर्स हैं, जिसमें पैरेलल प्लेक्स पैनल यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर में, यानी कि यहाँ से उठाया गया था आपका ऑपरेटिंग क्या कहते हैं आपकी पोस्टिंग को। देन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है, CDN, यहाँ पे CDN यूज हो रहा है। एंड कॉपीराइट जो है वो कॉपीराइट है ईयर 2017 का। सो गाइस, ये आपका कंप्लीट पार्ट है किसका, आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल। आप जैसे आप डिटेल प्रोफाइल में जाओगे यहाँ से, तो डिटेल प्रोफाइल में जाने पे ये आपको बताएगा कि बेसिकली कौन से यहाँ पे लाइक एनालिटिकल ये कब डिटेक्ट हुए थे, वेबसाइट में ये जो चीजें यूज करी गई हैं, विजिट्स हो गए, CDNs हो गए, या फिर आपके अलग अलग प्लगइन्स हो गए, तो इन सबको कब डिटेक्ट किया है वेबसाइट ने सबसे पहले, और लास्ट डिटेक्ट कब किया। तो फर्स्ट डिटेक्ट अगर आप देखोगे मिक्स पैनल का 2020 मई में किया गया था, और लास्ट जो है वो नवंबर 2020 में हुआ है। जोहो का, जोहो अगस्त 2020 में यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले जोहो पेजेस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था, और लास्ट डिटेक्ट नवंबर में हुआ है। फिर अगर आप विजिट्स में देखोगे जोहो सेल्स का, तो यहाँ पे जो है वो 2019 में डिटेक्ट हुआ सबसे पहले, और 2020 नवंबर में सबसे लास्ट में हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, फॉन्ट ऑसम्स हैं, टॉक टू चैट वाला होता है, तो 2018 में डिटेक्ट हुआ था, 2020 में डिटेक्ट हुआ है। तो हर एक की, हर एक प्लगइन, हर एक डेट सबकी क्या दे रखी है यहाँ पे आपको, फर्स्ट डिटेक्शन डेट, फर्स्ट डिटेक्शन मंथ एंड ईयर बता रखा है। एंड सेम आपको वही चीज की जो आपका क्या है एडवांस है, उसके अंदर आपको क्या बता रखा है, लास्ट डिटेक्ट कब हुआ था, ठीक है। तो आई होप यहाँ से सारी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई कि किस तरीके निकालते हैं। फिर उसके बाद मेटा डेटा प्रोफाइल पे अगर आप चले जाओगे, तो कह रहा है सबसे पहले आप लॉग इन करो, देन इट विल गिव यू द मेटा डेटा प्रोफाइल, ठीक है। कोई नहीं, तो हम रिलेशनशिप प्रोफाइल पे चले जाते हैं। रिलेशनशिप प्रोफाइल पे अब देखो, आपको अगर याद हो तो हमने रिवर्स आईपी लुकअप करके डोमेन्स के नेम चेक किए थे, जब हमने वेबलाइजर के थ्रू जब देखा था। फिर उसके बाद हमने रिवर्स आईपी डोमेन के लिए अलग अलग वेबसाइट यूज करी थी, राइट। तो उससे क्या था, एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट लॉन्च थी, है ना, जिससे क्या था, अलग अलग आईपी सबको आराम से मिल रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है गाइस। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, ये भी आपको सेम चीज बता रहा है। रिलेशनशिप, ये वाला जो सर्वर है जिसकी आईपी है 103.11.133.214.2, तो ये जिसकी आईपी है उसके ऊपर इतनी सारी वेबसाइट्स और भी होस्टेड हैं। देखो सेम आईपी एड्रेस है, सबके सेम आईपी एड्रेस है, किसी के भी आईपी एड्रेस क्या है, चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला है रिलेशनशिप प्रोफाइल क्या है उसकी। नेक्स्ट रीडायरेक्शन प्रोफाइल, यानी कि रीडायरेक्ट प्रोफाइल। तो अगर हम रीडायरेक्ट प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे रीडायरेक्शन कोई सा भी नहीं लगा, अगर किसी पेज का किसी भी पेज के साथ रीडायरेक्शन लगा होता, तो यहाँ पे रीडायरेक्शन मुझे को दिखा देता, ठीक है।
सो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या आती है और डिटेल में टेक्नोलॉजी चेक करते हैं। तो वेबलाइजर पे जब हमने चेक किया था टेक्नोलॉजी, तो उसने मुझे क्या दिखाया था, केवल नाम बताया था, डेट से उसके बाद मुझे अपने आप करना था। बट डिजिटल यहाँ पे क्या है कि अगर आप करते हो तो आप पैच का तो अगर कोई भी पेज कहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में दिखा देगा। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। ओके उसके बाद क्या होता है आपके पास स्क्रिप्टिंग। वेब टेक्नोलॉजी में दो तरीके की लैंग्वेजेस यूज होती है पेज को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले लैंग्वेज होती है, इसे बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरी होती है, इसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो अगर हम बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड फॉर डेवलप द फ्रंट एंड एप्लीकेशन, दैट इज यू कैन से दैट इज द फ्रंट पार्ट, यूआई पार्ट आप बोलते हो, यूजर इंटरफेस पार्ट, and the user only accessing the control menu of that particular programming language। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वही चीज दिखती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जैसे कि बटन हो गया, मेन्यू बार हो गया, है ना, मेन्यू बार के अंदर अलग अलग बटन हो गए, नीचे एड्रेस हो गया, नीचे कंटेंट हो गया, फोटोज हो गए, स्लाइडर्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपको तभी दिखेंगी जब वो क्लाइंट साइड से आपकी क्रिएट करी गई है, ठीक है, जिसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड पार्ट बोलते हैं। और इसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती है वो होती है आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery। सो ये मेन लैंग्वेजेस, इवन एन एजाक्स भी यूज होती है। तो ये मेन लैंग्वेजेस है कुछ जिनका हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे वो कौन सी होगी हमारे पास, वो होगी हमारी स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट साइड पे HTML एंड CSS। तो हम HTML एंड CSS कोडिंग देखेंगे और उसको फिर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? दीज आर दोज लैंग्वेज व्हिच आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ वेबसाइट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज क्या है पहले समझ लो। यहाँ पे जो यूज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का वो इस तरीके से होता है, जैसे कि आपने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर किसी भी टाइप का डेटा है, तो डेटा जाएगा तो किसी न किसी लैंग्वेज के, जैसे हमने कल जो कोड लिखा था वो हमारा किसका था, HTML का। अब उसको कोड को आगे तक पहुंचाना किसी न किसी पर्टिकुलर बैकएंड का काम होगा डेटाबेस तक स्टोर करने के लिए। तो उसको प्रॉपर तरीके से डेटाबेस तक ले जाके स्टोर करना, दैट इज बेसिकली डन बाय द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड, लाइक हम डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज उठा सकते हैं, लाइक PHP, JSP, या फिर आपकी ASP, या फिर आपके डिफरेंट टाइप लाइक पाइथन हो सकती है, रूबी हो सकती है। दीज आर ऑल द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जांपल, ठीक है। जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो मस्ट रिमेंबर दैट कि आप जावा और जावा स्क्रिप्ट में वेरीज ना मत हो जाना या कंफ्यूज मत हो जाना। किस सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। तो हम जो देखने वाले हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो हम करेंगे PHP के ऊपर काम, ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं वो समझ लो, जैसे कि सर्वर जो होता है, सर्वर इज द OS व्हिच ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट। हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स देना, दिस इज द वर्क ऑफ सर्वर, ठीक है। यानी कि उसको रिसीव करना और फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सर्वर्स, राइट। बट जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट आर ऑलवेज दोस रिक्वेस्ट टू द सर्वर। यानी कि क्या करते हैं, क्लाइंट जो है ऑलवेज सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सर्वर जो है वो क्लाइंट को ऑलवेज रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो दैट इज कंप्लीटली लाइक हैंड शेकिंग प्रोसीजर जो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट के बीच हमारा चलता है, ठीक है। करते हैं। सो हमने सर्वर और क्लाइंट देखा, सर्वर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है। अब आ जाते हैं डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस क्या है, लेट्स वी टॉक अबाउट द डेटाबेस। सो डेटाबेस is that system which stores all the data of a web application we are hosting in a server. It is known as a backbone of the web application.
This data could be anything like username, password, message, comments, etc, etc. It helps in storing all the files related in the database. So database को आप अलग अलग definitions में define कर सकते हो. If I am saying telling you a simple definition, yeah, you can say that database is a structures of combination. It is a type of structured with a combination of rows and columns. So उसके अंदर क्या है, where you can store any type of data in that is the name of based on the attribute that is just like a username, password, message, comments, etc, right? So वो किसके basis पे आपके database हम कहेंगे. तो database आपका जो है वो Windows के अंदर MS SQL चलता है and Linux के अंदर MySQL database हम use करते हैं. बट आज की डेट में जो विंडोज है दैट आर आल्सो सपोर्ट अ MySQL डेटाबेस. ठीक है, तो हम जो क्वेरीज पढ़ेंगे वो MySQL की पढ़ेंगे एंड समझेंगे किस तरीके से काम कर रही है. तो ये डेटाबेस के अंदर जो SQL यूज हो रहा है क्या, ये है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो स्ट्रक्चर्ड मींस क्या होता है, मींस ए यूनिफॉर्म स्टोरेज लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. एक ऐसा स्टोरेज जो कि टेबल फॉर्मेट में आपका स्टोर करता है हर टाइप के डेटा को. प्लस इसको स्टोर करने के लिए हम क्वेरीज लिखते हैं. तो क्वेरीज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, द डेटा स्टोर इन अ टेबल कैन बी रिट्रीव्ड टू सम क्वेरीज. दीस क्वेरीज कुड बी लाइक, अगर डेटा को इंसर्ट कराना है या उसको रिट्रीव करना है तो दैट विल बी डन बाय द क्वेरीज बेसिस आल्सो. सो हम क्वेरीज बेस पे किस तरीके से कर सकते हैं, जस्ट लाइक a query like if you want to retrieve a data from the database. अगर आप retrieve करना चाहते हो वहां से तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डेटा को सिलेक्ट करोगे. तो सिलेक्ट करने के लिए जो हमने क्वेरी यहाँ पे यूज करी है दैट इज सिलेक्ट स्टार. स्टार बोलते हैं एस्ट्रिक. एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. टेबल नेम क्या है, जो भी हम देंगे, यानी कि बोल रहा है सिलेक्ट कर लो सब कुछ. कहां से सिलेक्ट करो, टेबल नेम में से. जो भी हमने टेबल दी है उसमें से सब कुछ क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो. So this is a part of like SQL queries. तो यहाँ पे क्या है, ये SQL queries आपकी होती है. तो हम SQL queries पढ़ेंगे तो हमें डिफाइन हो जाएगा कि SQL queries किस तरीके से रन करती हैं. Now let's we discuss about the, अच्छा अब एक चीज समझो, हम जो भी डेटा हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, डेटाबेस कहाँ होता है, आपके सर्वर पर होता है, राइट. तो इसके लिए हमें एक ना एक सर्वर चाहिए. तो हम अगर हम उसपे हैं क्या कहते हैं, अपने वेब पे डायरेक्टली बना रहे हैं, ग्लोबल सर्वर यूज कर रहे हैं, डैश टू गुड. अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं, कभी भी कोई वेबसाइट जब डिजाइन करी जाती है फर्स्ट टाइम पे तो उसे लोकल सर्वर पे डिजाइन करी जाती है, ना कि डायरेक्टली आपके वेब सर्वर पे, है ना, ग्लोबल सर्वर पे. तो उस केस में हमें लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मशीन के अंदर, जिसको हम कहते क्या है, लोकल होस्टिंग कहते हैं. ठीक है, एंड लोकल होस्टिंग है क्या, लोकल होस्टिंग इज अ टेक्नोलॉजी इन विच वी स्टोर एंड होस्ट डेटाबेस इन आवर लोकल कंप्यूटर या लोकल होस्ट कंप्यूटर. दिस वेबसाइट कैन बी होस्टेड एंड एक्सेस्ड इन अ लैन और अ इंटरनेट नेटवर्क. आप एक इस तरीके का लोकल सर्वर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो जिसमें आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑन द लोकली कनेक्शन, जिसमें हम लोकल कनेक्शन में यूज करते हैं. या तो हम लैन केबल्स के थ्रू कर सकते हैं या तो हम वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन विद इन ए नेटवर्क दैट इज कॉल्ड अ इंट्रानेट नेटवर्क, है ना. तो हम उसको विद इन ए नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है. कैसे, आपके लोकल होस्टिंग की हेल्प से. इसको एक्सेस करने का, कंप्यूटर में अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो कैन बी एक्सेस फ्रॉम अ होस्टेड कंप्यूटर बाय 3 वेज. 3 तरीके से होस्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इस वेबसाइट्स को. लाइक या तो आप अपना नंबर आईपी एड्रेस यूज करो. सो आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहले क्लास में, क्या हमारे पास एक लोकल होस्ट आईपी एड्रेस होता है दैट इज 127.0.0.1. दैट इज अ फिक्स आईपी एड्रेस, राइट. सो आप आईपी एड्रेस के साथ अपनी वेबसाइट का नाम दे दो. This is the procedure to represent the local to accessing the website in a local host. दूसरा तरीका, या तो आप अपना लोकल होस्ट लिखो एंड उसके साथ वेबसाइट का नाम दे दो तो भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप अपनी प्राइवेट आईपी यूज कर लो. प्राइवेट आईपी क्या, अपने सिस्टम की आईपी, देन उसके साथ वेबसाइट का नाम दे दो. तो there are basically 3 ways to access any type of website which is hosted on the local server. So must remember that. Okay. ठीक है, तो इस केस में जो लोकल होस्ट सर्वर है वो हम कौन सा इंस्टॉल करें, सबसे मेन बात ये आती है. तो इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडोज मशीन का यूज कर रहे हो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सर्वर्स एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो. सो
They are server application which makes our normal operating system and make them like act like a server. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सर्वर का काम करता है उस टाइम पे। तो अगर आप विंडोज यूज करते हो तो यू जस्ट इंस्टॉल अ वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर में W इसके अगर फुल फॉर्म देखें तो W इज द विंडोज, W डिनोट्स टू विंडोज, A denotes to Apache, M denotes to MS SQL, P denotes to Perl and P denotes to Python। ठीक है, वही अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स के अंदर आपको डालना है तो यू जस्ट यूज अ लैम्प सर्वर। तो वहां पे क्या होगा, L denotes to Linux, A denotes to Apache, M denotes to MySQL, P denotes to Perl and P denotes to Python। ठीक है, तीसरा एक और टाइप का सर्वर आता है, दैट इज जैम्प सर्वर। अब जैम्प सर्वर क्या है, जैम्प सर्वर आपका बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर। तो ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर है, इसमें जो X है दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब है दोनों पे चलता है, आपके विंडोज प्लेटफॉर्म पे भी चलेगा, आपके लिनक्स पे भी चलेगा। A for Apache, M for MySQL, P for Perl and P for Python। So this is this server names जिनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। तो ये जो वैम्प है, देखो सर्वर तो हमारा है Apache तीनों में, ठीक है, बट इन सर्वर को लॉन्च करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए जो हमारी Apache और MySQL को एक साथ लॉन्च करे। तो उसके लिए हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या तो वो वैम्प सर्वर कहलाएगी, या तो लैम्प सर्वर कहलाएगी, या तो वो जैम्प सर्वर कहलाएगी। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने का वेरी सिंपल मेथड है। जस्ट आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है एंड जस्ट ब्राउजर पे जाके आपको टाइप कर देना है वैम्प सर्वर। एंटर करोगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी वैम्प सर्वर की, जस्ट ओपन इट एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में चले जाना। यहाँ से आप अपने विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर 32 बिट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो 32 बिट वाला करो, अगर 64 है तो जस्ट क्लिक ऑन द 64 एंड जस्ट डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 3.2.0। ठीक है, सो देयर इज वेरी सिंपल प्रोसीजर जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको डाउनलोड करने के लिए। देयर इज नो रॉकेट साइंस, जस्ट क्लिक टू डाउनलोड एंड जस्ट इंस्टॉलेशन भी इज वेरी सिंपल। just click on that application and just next और वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप इसको लॉन्च कैसे करते हो। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी लॉन्च था। ठीक, लॉन्च करने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट आपको जब डाउनलोड हो जाएगा तो जैसे मेरे पास वैम्प सर्वर पड़ा हुआ है, मेरे पास वैम्प और जैम्प दोनों है। अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो कंट्रोल पैनल ऑफ जैम्प एंड वैम्प। तो मैंने यहाँ पे वैम्प सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो जस्ट क्लिक ऑन द वैम्प सर्वर। वैम्प के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। अब ये मुझसे कह रहा है क्या, पहले इसका साइन जो है वो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे नीचे, तो साइन इसका क्या है, रेड था, अब येलो हो गया और अब क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो जब तक ग्रीन नहीं हो जाएगा तब तक आपके दोनों जो सर्वर्स हैं वो स्टार्ट नहीं होंगे। कौन सी सर्विसेज दोनों स्टार्ट नहीं होंगी, एक तो अपाचे सर्विस जो काम करती है आपके पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, और माई MS SQL या MySQL सर्विस जो आपकी काम करती है 3306 पोर्ट के ऊपर। तो दोनों आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब इसको लॉन्च करने का देयर इज वेरी सिंपल मेथड, जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर पे जाओ और लिख दो लोकल होस्ट एंड एंटर। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द लोकल होस्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। तो मैंने आई अपलोडेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हियर, सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे वो आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद है क्या, उसके बाद अब हमारे पास आता है हमारा पार्ट दैट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ क्लाइंट साइड। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ क्लाइंट साइड में मेथड हम यूज करेंगे जिसमें हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्या है, HTML। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, HTML टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो HTML को किस तरीके से लर्न करना है, so I'm just going to represent another page। now so HTML है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। HTML is a client side scripting language first, full form होती है that is a hypertext markup language and this is a basic syntax of the HTML। like सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। आपको एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, HTML लिखना है,
एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंड इसके अंदर आप अपना सारा कोड लिखोगे HTML का, एंड एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद स्लैश लगाओगे और इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और HTML को बंद लिख के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। सो दिस इज कंप्लीट सिंटैक्स टू राइट अ HTML कोड, राइट। सो इस तरीके से हम HTML को लिखते हैं। HTML के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट है कि इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। नाउ Why HTML called as a open, flexible and open source? Flexible होने के 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि HTML जो है आपकी वो क्या देती है आपको, 3 रीजंस हैं। लाइक पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ये किसी भी अनदर लैंग्वेज के साथ एड ऑन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। लाइक आप इसे CS के साथ यूज कर सकते हो, JSP के साथ यूज कर सकते हो, PHP के साथ यूज कर सकते हो, आप जावा के साथ यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज के साथ इसको यूज कर सकते हो। इसकी कोई भी अलग से कंडीशंस नहीं होती है ना। तो वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। सेकेंड रीजन है कि ये एडिटर इंडिपेंडेंट होती है। एडिटर इंडिपेंडेंट इट मींस कि आप इसके लिए कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ नोटपैड, यू कैन यूज नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस प्लस, सबलाइन, ब्रैकेट्स, ड्रीमवीवर, एनी टाइप लाइक विजुअल कोड। आप कोई सा भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो इसके कोड को लिखने के लिए। इसके कोई भी लिमिटेशन, कोई भी इसकी कंडीशंस नहीं है, ना ही ऑब्लिगेशंस है इसमें कोई से। तो ये सेकंड रीजन था। तीसरा रीजन होता है कि ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट है। ब्राउजर इंडिपेंडेंट का मतलब है क्या आप इस मतलब कि आप इस लैंग्वेज को किसी भी ब्राउजर पे रन करा सकते हो इसके कोड को। इट मींस वैसे हम बेसिकली जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो उस केस में हम केवल 4 तरीके के ब्राउजर्स का यूज करते हैं जो कि डिफॉल्ट ब्राउजर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आता है आपका कौन सा, लाइक फायरफॉक्स। फायरफॉक्स इसका डिफॉल्ट ब्राउजर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं, दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, किसका है, विंडोज का। तीसरा बात करूं तो सफारी, किसका है, मैक ओएस का, राइट। एंड चौथा है आपके पास वो कौन सा है, गूगल क्रोम। ये कैसा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी तीनों पे चलता है। तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसको इन तीनों के ऊपर रन करा के हम देखते हैं, यानी तीनों को ब्राउजर फ्रेंडली बनाते हैं ताकि आपका जो एप्लीकेशन है ब्राउजर पे इजिली रन हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ए फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। 3 रीजन है इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, नथिंग टू पे एनी अमाउंट, फ्री मिलता है आपको इसका कोड। सारे इसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी इसके अंदर आप कोडिंग स्टाइल यूज करते हो, सब कुछ फ्री है। आप इंटरनेट पे जाओ, आपको कोई कोड नहीं समझ में आता, अब वहां से जाके उसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, सब कुछ फ्री है। सो दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज बेसिकली कॉल्ड एज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलता है इट इज यूज्ड टू डिजाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है। तो अगर मैं वेब पेज की बात करूं तो इन अ वेबसाइट देयर आर मल्टीपल पेजेस। अगर हमें इनकी वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, देयर आर मल्टीपल पेजेस available there, but if I'm talking about any single page, yeah, in a website there is single page is called as a web page। किसी भी एक पेज को वेबसाइट के अंदर जो है, लाइक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, उनमें से हर एक पेज को अगर हम बात करें हर एक पेज की, तो वो क्या कहलाएगा, एक वेब पेज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेब पेजेस, दिस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो कॉम्बिनेशंस और कलेक्शंस के साथ जब भी कोई हम पेजेस को अटैच करते हैं तो वो एक वेबसाइट को क्रिएट होती है, ठीक है, या वेबसाइट को क्रिएट करता है। प्लस लेआउट हमारे पास होते हैं वेब पेजेस के लिए एंड स्ट्रक्चर होते हैं वेबसाइट्स के लिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेआउट एंड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं लेआउट की स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें हम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर पेज को क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आपके जितने भी नेविगेशन बार्स हैं जो आपको अलग अलग एक्टिविटीज पे लेके जा रहे हैं, ये आपके डिफाइन किए जाते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। जबकि जो लेआउट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक सिंगल वेब पेज का होता है, जो कि आपको जैसा दिख रहा है वहां पे यूआई पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ लेआउट पार्ट।
तो स्ट्रक्चर यू कैन से दैट like a page is designed by the set of rules with the syntax, the follow of syntax and semantics. You can say that is a complete structured part of the website. ठीक है, सो हम स्ट्रक्चर्ड और लेआउट में याद रखना कि लेआउट जो है वो कंप्लीट एक वेब पेज का होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरी एक वेबसाइट का होता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका यूजर डिफाइंड टैग्स एंड द प्री डिफाइंड टैग। अब HTML के अंदर टैग सिस्टम यूज किया जाता है। ये जो आपका HTML लिखा हुआ है ये क्या है, एक टैग कहलाता है। तो इस टैग में दो तरीके के टैग आते हैं। पहला होता है जो होते हैं यूजर डिफाइंड टैग, जो कि यूज करे जाते हैं XML के अंदर, एंड नेक्स्ट होते हैं प्री डिफाइंड टैग, यूज करे जाते हैं HTML के अंदर। सो इफ यू आर यूजिंग अ प्री डिफाइंड टैग कोड इन अ पेज, then you can say that is a markup language of XML. ठीक है, and if you are using a predefined tag in a code, then you can say that is a markup language of HTML. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे predefined tags का यूज करेंगे जो पहले से created है, उनका जब हम यूज करके कोई भी वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो that is called a markup language of HTML. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके पास टू टाइप्स ऑफ टैग्स। अच्छा, HTML जो टैग्स हैं वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो टाइप्स के होते हैं एक्चुअल में। पहले होते हैं जिनको बोलते हैं सिंगल लाइन टैग। सिंगल लाइन टैग क्या होते हैं, लाइक एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, टैग हमने पूरा लिखा, एंगुलर स्लैश लगाया, क्लोज कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन टैग सिंटैक्स। ठीक है। डुअल सेक्शन टैग, दिस इज सेकंड टाइप। इसमें क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, ओपनिंग टैग कौन सा है, लाइक आपने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया, टैग लिखा और बंद कर दिया, this is called a opening tag. Closing tag क्या है, if you are using a slash before the tag, तो you can say that this is called as a closing tag. तो HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो कौन सा है आपका, डुअल सेक्शन टैग कहलाता है, जिसमें ओपनिंग टैग भी है और आपका क्लोजिंग टैग भी है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है HTML स्ट्रक्चर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जब भी हम HTML के का पेज लेआउट बनाते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें जो कोडिंग स्टाइल है उसमें हम दो सेक्शंस को ऐड करते हैं। पहला सेक्शन हमारा कहलाता है दैट इज अ हेड सेक्शन, एंड दूसरा सेक्शन हमारा जो है वो कहलाता है दैट इज अ बॉडी सेक्शन। पहला क्या है, हेड सेक्शन, दूसरा क्या है, बॉडी सेक्शन। नाउ व्हाट इज हेड सेक्शन एंड व्हाट इज बॉडी सेक्शन? हेड सेक्शन का बेसिक सिंटैक्स ये है एंड बॉडी सेक्शन का बेसिक सिंटैक्स ये है। ठीक है। नाउ हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन का अपना अपना एक रोल है यूज करने का। तो वो रोल क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल फर्स्ट। पहला जो हेड सेक्शन का रोल है, इट इज यूजिंग to provide information about the web page to the search engine like Google, Yahoo पे। आपके वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, सर्च इंजन को। दिस इज द फंक्शन ऑफ या दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ हेड सेक्शन। बॉडी सेक्शन का क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट ओवर द वेब पेज। आपके वेब पेज का जितना भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कराना किस पे, यूआई पार्ट पे। जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो उसमें आप देखते हो जो भी आपको विजिबल हो रहा है वो सब बॉडी सेक्शन से होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बॉडी सेक्शन या दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ बॉडी सेक्शन। अब हेड सेक्शन का काम केवल इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, बॉडी सेक्शन के कुछ सिंटैक्स कोड्स की स्टाइलिंग थिंग्स वो आप हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो वहां से आपके लिंकअप टैग्स भी यूज करे जाते हैं हेड सेक्शन के अंदर। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन है क्या जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं मेन बात कर लेते हैं इसकी। हेड सेक्शन में जैसे मैंने लिखा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज टू द सर्च इंजन, राइट। सो ये सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है, मेन बात ये आती है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट स्टिल वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। सो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई, आप चलो एक वेबसाइट बनाई जिसपे आप पेन बेच रहे हो। ठीक है, तो पेन क्या है, आप एक चीज सोचो, बंदा जाएगा, नॉर्मली कोई भी पर्सन जाता है और वो जाके गूगल के ऊपर, गूगल इज सर्च इंजन, वहां पे जाके क्या करता है, पेन को सर्च करता है। ठीक है, लाइक उसने जाके पेन लिखा, तो पेन लिखने के बाद उससे कई सारे रिजल्ट शो होंगे। रिजल्ट पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मर्चेंट है उनके वहां पे वो दिखाई देंगे, क्या कहते हैं, लिंक दिखाई देंगे, अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक आएंगे, राइट।
गूगल आपकी वेबसाइट को क्यों दिखाए? अगर गूगल को पता ही नहीं है, यानी सर्च इंजन को पता ही नहीं है कि यू आर ऑल्सो हैविंग अ पेन, आप भी पेन बेचते हो, अगर ये बात गूगल को पता ही नहीं है तो कैसे दिखाएगा? तो आप क्या करोगे, अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन गूगल को या अदर सर्च इंजन को प्रोवाइड करते हो, जो किसके थ्रू होता है, आपके हेड सेक्शन के थ्रू होता है, विद डिफरेंट टैग्स, जिसमें मेटा टैग्स का यूज करते हैं। सो इन मेटा टैग्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इन सर्च इंजन को, और ये सर्च इंजन उस इंफॉर्मेशन को जब कोई पर्सन सर्च करता है वो मेटा टैग से उठाता है, और आपके जो पेज का रिजल्ट है वो अपने सर्च रिजल्ट में शो करता है, किसको, यूजर को। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ हेड सेक्शन। तो ये सिंपलेस्ट यूज होता है किसका, हेड सेक्शन का। एंड बॉडी सेक्शन जो है उसका यूज क्या है, बेसिकली कि सब कुछ डिस्प्ले कराएगा किस पे, वेब पेज के ऊपर। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज द बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। अगर हम बेसिक लेआउट की बात करें, लाइक आप बेसिक लेआउट किस तरीके से बनाते हो वेब पेज का, तो दे आर हैविंग अ कोड, लाइक किस तरीके से हमें लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप HTML को स्टार्ट करो, देन HTML को क्लोज कर दो, फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट करो, उसका बॉडी सेक्शन क्लोज करो, देन उसके बाद उसका कोड लिखना स्टार्ट करो। सेम आपने बॉडी सेक्शन को ओपन किया, बॉडी को क्लोज कर दो, और उसके बाद उसका टैग लिखना, यानी उसके अंदर के कोड लिखना स्टार्ट करो। तो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ बेसिक लेआउट ऑफ द एवरी वेब पेज। कोई भी वेब पेज है उसका बेसिक लेआउट जो है वो इसी तरीके से स्टार्ट होगा, इफ दैट पेज इज बेसिकली क्रिएटेड इन द HTML कोड। क्लियर? तो हम इस कोड को लिखेंगे, यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से करना है। उससे पहले कुछ चीजें और डिस्कस हमें करनी है, दैट इज अ पेज लेआउट। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के पेज लेआउट होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिजाइन करते हैं अपने वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहला होता है, इसे बोलते हैं वन कॉलम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है टू कॉलम विद लेफ्ट साइड बार, तीसरा होता है टू कॉलम विद राइट साइड बार, एंड जो चौथा होता है, दिस इज कॉल्ड अ थ्री कॉलम स्ट्रक्चर। दीज आर द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्स गाइस। आप कोई भी वेब पेज बनाते हो उनमें इनमें से एक ना एक स्ट्रक्चर आपको जरूर मिलेगा, किसी वेबसाइट में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब एक काम करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि किस तरीके के हमें विजिबल होते हैं ना। नाउ लुक एट हियर, सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से दिखता है, पहले मैं डिजाइन कर देता हूँ। ओके, मेरे पास 4 विंडो हैं। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है, एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जिसमें एक तो हेडर पार्ट होगा, एक फुटर पार्ट होगा, और एक कंटेंट एरिया होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ हेडर पार्ट, कंटेंट एरिया एंड अ फुटर पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड अ वन कॉलम स्ट्रक्चर वेबसाइट। ठीक, दूसरा होता है टू कॉलम विद लेफ्ट साइड बार। तो इसमें क्या होगा, एक हेडर होगा, एक फुटर होगा, और एक लेफ्ट साइड बार होगा। तो दिस इज द लेफ्ट साइड बार, एक हेडर है, एक फुटर है, और एक कंटेंट एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ टू कॉलम विद राइट साइड बार। तो इसमें क्या होगा, एक हेडर होगा, एक फुटर होगा, और एक राइट साइड बार होगा।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 कॉलम विद राइट साइड बार। तीसरा जो होता है वो 3 कॉलम स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक कंटेंट एरिया होता है, एक लेफ्ट बार होता है और एक राइट बार होता है। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप के क्या है आपके पास स्ट्रक्चर है। 1 कॉलम स्ट्रक्चर जिसमें एक कंटेंट होगा, 2 कॉलम स्ट्रक्चर जिसमें एक लेफ्ट साइड बार होगा, 2 कॉलम में लेफ्ट में, 2 कॉलम में राइट साइड बार होगा, और 4 नंबर पे आता है 3 कॉलम स्ट्रक्चर, इसमें लेफ्ट भी होगा, कंटेंट भी होगा, राइट साइड बार भी होगा। क्लियर है गाइस, चारों टाइप के स्ट्रक्चर लेआउट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। सो अब इसको किस तरीके से, अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाऊंगा और आप मेरे को बताओगे ये किस टाइप के लेआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं गूगल से। सो टेल मी गाइस, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? वन लाइन। दिस इज कॉल्ड 1 कॉलम स्ट्रक्चर। ठीक है, Yes, sir. है 1 लाइन नहीं होता है, 1 कॉलम होता है। ठीक है, 1 कॉलम स्ट्रक्चर। ओके, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फ्लिपकार्ट। नाउ टेल मी व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? राइट कॉलम। 2 कॉलम विद राइट साइड बार, एग्जैक्टली। चलो हमने फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। ये कैसा है? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है गाइस? राइट कॉलम स्ट्रक्चर ही ना। कौन सा है ये? राइट कॉलम। राइट कॉलम क्यों है राइट कॉलम, बताना। हेडर कंटेंट। हेडर है, कंटेंट है, राइट। Sir, ये 1 column है, sir. राइट कॉलम कैसे संकेत? इसकी वजह से कह रहे हो क्या? क्या? इसकी वजह से कह रहे हो क्या राइट कॉलम? हाँ जी। नहीं, ये 1 कॉलम स्ट्रक्चर है संकेत, ओके। पूरा पेज। इसमें कंटेनर बनाए गए हैं केवल, ये देख रहे हो अलग अलग फोटोज के हाँ। कंटेनर्स है केवल। तो एक पेज में कितने भी कंटेनर हो सकते हैं। यहाँ पे 10 फोटोज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसका मतलब ये नहीं 7 कॉलम हो गया, ये कंटेनर्स हैं केवल। चलो, तो हम इस पे चले गए लाइक ईयरफोन पे। अब बताओ अब ये कौन सा है? Two columns, sir. Left side. टू साइड। लेफ्ट साइड बार, एग्जैक्टली। ओके, मैंने इसमें से कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया, ये भी वही है, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो, अब लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, सारे हो गए है ना, 3 कॉलम बचा। तो 3 कॉलम का लाइक मैं ओपन करता हूँ फेसबुक होम पेज। ये जो फोटो है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर कॉलम है? 3 type है, sir, ये. ये 3, बीच में फील्ड्स आ रहे हैं, लेफ्ट में आपका आ रहा है बार और राइट में भी बार आ रहा है ना। Yes, sir. ये देख सकते हो, ये किस टाइप का है आपका? 3 कॉलम स्ट्रक्चर। ठीक है,
सो गाइज ये आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, ठीक है। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं पेजेस के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कोडिंग की, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो बनाना सीख लिया, लेट्स डिस्कस अबाउट द कोडिंग पार्ट ऑफ द वेब पेज, ठीक है। तो हम कोडिंग थोड़े से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आई एम जस्ट यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर दैट इज अ ब्रैकेट्स। आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। किसी को बनाने तो नहीं है ये? नो सर। बना ली। बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल में टेक्स्ट टाइप को हम चेंज कर देंगे HTML टाइप में। बढ़िया। सो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ HTML कोडिंग। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, ठीक है। HTML, देन आएगा आपका हेड सेक्शन, ठीक है। देन आएगा आपका बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सिंटैक्स जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट। अब इसके अंदर कुछ टैग्स हैं, तो टैग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग आपका आएगा दैट इज अ टाइटल टैग। टाइटल टैग किस लिए यूज करते हैं, ये आपको बताता है प्रोडक्ट का एग्जैक्टली जो आपने वेब पेज बनाया है उसका टाइटल क्या है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, पेन, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था हेड सेक्शन का कोई भी पार्ट आपको विजिबल नहीं होता वेब पेज पे टाइटल टैग को छोड़ के। टाइटल टैग किसी को पता है कहाँ विजिबल होता है? सर जहाँ नंबर ऑफ टैब्स होते हैं। एग्जैक्टली, करते हैं। जो आपके टैब्स आते हैं, टैब्स के अंदर आपको क्या होता है, टाइटल टैग विजिबल होता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, मैं इसके टैब पे चला गया तो टैब में जो नाम लिखा है दिस इज टाइटल टैग। तो जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, लाइक फ्लिपकार्ट ही हमने ले लिया है ना, फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाओगे तो देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ग्रोसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये क्या लिख के आ रहा है, दिस इज अ टाइटल टैग, ठीक है। यस सर। ओके, टाइटल टैग के बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशनल टैग, जिसको हम बोलते हैं मेटा टैग। मेटा नेम इज इक्वल टू, मेटा नेम में सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देंगे। तो डिस्क्रिप्शन का कंटेंट आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए यहाँ पे एक रेंज होती है लाइक 150 कैरेक्टर टू 170 कैरेक्टर का ही डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने प्रोडक्ट का। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, किसको बताते हो, सर्च इंजन को, ठीक है। कितने पार्ट में, 150 टू 170 कैरेक्टर्स के बीच में। अब ये दोनों टैग आपको विजिबल होते हैं, ठीक है। एक और टैग बना लेते हैं सबसे पहले, दैट इज अ मेटा के अंदर दैट इज अ कीवर्ड टैग। तो आप अपने पेन को सर्च करते हो, है ना। लाइक कोई नया पर्सन आया उसने पेन सर्च किया, तो सर्च करने के लिए क्या क्या यूज कर सकता है, नॉर्मल पेन सर्च कर सकता है, हो सकता है उसे फ्लोट पेन चाहिए हो तो फ्लोट पेन सर्च कर सकता हो सकता है उसे बॉल पेन चाहिए हो तो बॉल पेन सर्च कर सकता है ना। हो सकता है उसे इंक पेन चाहिए हो तो इंक पेन सर्च कर सकता है। इसी तरीके से यूजर जो है वो अलग अलग क्या करेंगे, पेन को सर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब ये जो टैग्स हैं ये टैग आपको विजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको कहाँ पे विजिबल होते हैं, लेट्स सी। मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने नॉर्मली यहाँ पे सर्च किया पेन, एंटर किया, तो पेन के सर्च करते ही आपको यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है, ये क्या है आपका टाइटल टैग है, ठीक है। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। ये डिस्क्रिप्शन है ये मेटा टैग के थ्रू दिया गया है, जो बता रहा है कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पेज है इसमें है क्या, ठीक है। ये वो लिंक्स हैं जिनके थ्रू लोग सर्च करते हैं, जैसे कि ये देखो वुडन पेंसिल, कलर्ड पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल्स, है ना। ये कीवर्ड्स हैं सारे,
ठीक है, एंड दिस इज द लिंक जो आपको ऊपर मिलता है, ये वाला। सो आई होप समझ में आ गया होगा टाइटल टैग देने का मतलब भी क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन देने का मतलब भी क्या होता है, राइट? यस सर। अब इसमें कुछ और चीजें हम इनबिल्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यूज करेंगे दैट इज अ स्टाइल टैग। तो कोई बताएगा मुझे स्टाइल टैग का यूज क्या है? सर CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए। यस, CSS डिजाइनिंग कोड जो आप करते हो वो आप किसके अंदर करते हो? स्टाइल टैग के अंदर। इसे बोलते हैं इंटरनल टाइप ऑफ CSS कोडिंग। नेक्स्ट होता है स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज बताओगे कोई? सर जावास्क्रिप्ट के लिए। जावा स्क्रिप्टिंग जो करी जाती है, जावा स्क्रिप्टिंग कोड जो हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो इसी तरीके के मैंने यहाँ पे केवल 4 टैग लिखे हैं अलग अलग, जैसे कि टाइटल हो गया, मेटा हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। यहाँ पे लिंक टैग यूज करे जाते हैं। लिंक के साथ आपके फेविकॉन टैग्स हो सकते हैं, आपके अलग अलग सीडीएन लिंक्स टैग्स हो सकते हैं, या CSS लिंकन टैग्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लाइक अगर आप वो सीखते हो कंप्लीट, कौन सा पार्ट सीखते हो वेब डिजाइनिंग, तो आपको उसमें हर टाइप के टैग्स बताए जाते हैं और वहां पे उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सीख सकते हो अच्छे से। तो हम कंप्लीट तो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल हम इतनी चीजें तो करेंगे जिसके थ्रू हम एक वेब पेज को क्रिएट कर सके। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉडी सेक्शन के पास। पहले सबसे पहले इस पेज को सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल S, नॉर्मली सेव करने के लिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। एंड द नेम बाय डिफॉल्ट जो आपके सर्वर पे नेम होता है वो होता है index.html के नाम से। किस नाम से होता है? index.html के नाम से। ठीक है, but I have already one page which is name of index.html, that's why I'm using a different name, that is a craw.html. ठीक है, and just save on the desktop। तो मेरा पेज सेव हो गया। लेट्स कम टू द डेस्कटॉप। तो ये रहा craw.html। जस्ट आपको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, इसको लॉन्च करोगे और नथिंग टू सी, कुछ नहीं आ रहा वेब पेज पे, केवल यहाँ पे आ रहा है आपका टाइटल, दैट इज अ प्रोडक्ट पेन। ठीक है, अगर आप इसका सोर्स कोड ओपन करोगे कंट्रोल U से, तो ये आपको पूरा सोर्स कोड दिखाएगा कि आपने एग्जैक्टली वहां पे क्या लिखा है ना गाइस? यस सर। बढ़िया। फिर उसके बाद अब चलो थोड़ी सी और कोडिंग करते हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम बनाएंगे सिंगल कॉलम के लिए 3 सेक्शंस, 3 रोज। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा आपका हेडर सेक्शन। कौन सा सेक्शन आएगा? हेडर सेक्शन। दिस इज नॉट अ हेड सेक्शन, दिस इज अ हेडर कंटेनर। ठीक है, दूसरा आएगा आपका फुटर, सबसे नीचे वाला। एंड इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं अपना कौन सा? कंटेंट एरिया। एक कंटेंट एरिया के अंदर हम सारा कोड करेंगे, बट हम हेडर पार्ट को डिफाइन कर देते हैं। आप इसके अंदर मेन्यू बार बना सकते हो, नीचे फुटर में अलग अलग टाइप के सेक्शंस बना के उनमें डिफाइन कर सकते हो अलग अलग चीजें, बट स्टिल हम यहाँ पे केवल एक लाइन लिख रहे हैं, दिस इज टॉप पेज, टॉप पार्ट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, डॉट। सेम चीज हम फुटर में लिखेंगे, बस टॉप की जगह पे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज डाउन पार्ट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, डॉट। क्लियर? अब आते हैं कंटेंट एरिया के अंदर। तो कंटेंट एरिया के अंदर आपको कोड करना है। तो कोड करने के लिए सबसे पहले जो हम टैग्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दीज आर ऑल द हेडिंग टैग्स। तो हाउ मेनी वी हैव हेडिंग टैग्स? कितने टाइप के होते हैं? 6 हेडिंग टैग्स 6 होते हैं सर। H1, H2, H3, H4, H5, H6 है ना? यस तो सर। यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम टू HTML कोर्स। ठीक है, और जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसी को। नाउ अब इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, 6, 5, 4, 3, 2।
6 5 4 3 2 ठीक है. Now just save the page and just switch and refresh it. तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ गए अलग अलग. सबसे पहले आ गया टॉप पार्ट ऑफ द वेब पेज, फिर आ गया डाउन पार्ट ऑफ द वेब पेज, और यहाँ पे अलग अलग हेडिंग के साइज आ गए. तो सबसे H1 ये है, H2 ये है, H3, H4, H5 एंड H6. क्लियर? Yes, sir. नाउ अब क्या करते हैं, जब हमने सारे टैग्स यहाँ पे लिख लिए हेडिंग वाले, उसके बाद बनाते हैं पैराग्राफ. तो मैंने यहाँ पे दिया P. पैराग्राफ के लिए क्या यूज करते हैं? P. तो मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं कहीं से एक पैराग्राफ कॉपी मान लेता हूँ. Where is my paragraph? पैराग्राफ कहाँ से कॉपी करें? तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दिया. ठीक है. मैं चाहता हूं कि मैं एक और पैराग्राफ यूज करूं. मैं इसको एंटर करके एक नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा से. ठीक है. यहाँ पे एक एंट्री के लिए इंटर भी दे देता हूँ नेक्स्ट के लिए, और एक P टैग का और यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे. उसके अंदर मैंने एक वही वाला पैराग्राफ लिख देता हूँ. ठीक है. नाउ जस्ट सेव, रिफ्रेश द पेज एंड लेट्स चेक कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है. नाउ लुक एट हियर, जो हमने दो पैराग्राफ टैग यूज करे, पहला तो ये है एंड दूसरा ये है. बट मैं यहाँ पे चाहता था कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, है ना. जबकि सेम पैराग्राफ के अंदर अगर आप एंटर करके लिखते भी हो ब्रैकेट पे कोड को, तब भी वो आपकी नेक्स्ट लाइन में नहीं आता है. क्लियर? तो ये चीज याद रखना. तो इज अवेलेबल फॉर फ्री यहाँ से है आपकी दूसरी लाइन. तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एंटर लगा के दूसरे के लिखना पड़ेगा. चलो, तो आप दूसरे पैराग्राफ यूज करो. दैट्स बेटर टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ. अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करने वाला हूँ. तो एडिटिंग में सबसे पहले मैं जो ये है इसके ऊपर यूज करता हूँ बोल्ड टैग. क्या टैग यूज कर रहा हूँ? बोल्ड टैग. तो बोल्ड टैग की प्रॉपर्टी, अगर आपने वर्ड पढ़ रखा है MS वर्ड, तो आपको पता होगा बोल्ड टैग क्या काम करता है. B. दूसरा, मैं यहाँ पे जो है विंडोज XP इस पे लगाता हूँ इटैलिक टैग. तो आपको पता होगा इटैलिक टैग की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्लाइन करना. तो इंक्लाइन हो जाएगा. एंड जो यहाँ पे सोर्स फोर्स है, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ अंडरलाइन टैग. ठीक है. जस्ट सेव एंड गो रिफ्रेश इट. नाउ लुक एट हियर, जो आपका वैम सर्वर था वो कैसा हो गया? डार्क हो गया है, हाईलाइटेड. जो आपका वो था विंडोज, कहाँ गया? विंडो Yes, XP, sir. इटैलिक हो गया है. और आपका सोर्स फोर्स जो था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है. ठीक है. Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक और टैग यूज कर रहा हूँ दूसरे पैराग्राफ को अलग से दिखाने के लिए. दैट इज मार्क टैग. मार्क टैग. तो मैंने यहाँ पे मार्क टैग यूज किया. मार्क टैग यूज किया और इसको जाके एंड में यहाँ पे क्लोज कर दिया. ठीक है. जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश इट. तो नाउ लुक एट हियर, जैसे हम कॉपीज में मार्कर नहीं लगा देते हैं हाईलाइट करने के लिए, ये उसी का काम कर रहा है मार्क टैग. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मार्क टैग के क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हेलो सर. बोलो. सर, ये जो हमने पहला वाला पैराग्राफ लिखा है, इन दोनों के बीच में जरा BR लगाना है सर एक बार. हम इसके पीछे BR लगा के स्पेस दे सकते हैं. ठीक है. बट हम उसको यहाँ पे अभी यूज नहीं कर रहे. उससे सर स्पेस होता है ना? BR से एक नेक्स्ट लाइन स्पेस जनरेट होता है. अच्छा, बोलते हैं ब्रेक लाइन. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है. हम यूज करेंगे बट नीचे करेंगे.
एक्चुअली हमें मार्क टैग यूज करना था, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था। यस सर ठीक है, मैंने देखा था ना टैग, मैंने यूज नहीं करा था उसे। कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, वो भी करेंगे यूज। फिर उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं दैट इज अ टैग, नेम इज अ इमेज टैग img। तो img स्पेस src, src मतलब सोर्स, तो आपको इमेज दोगे इसके अंदर, तो मैं एक इमेज यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज कर ली है एंड जस्ट स्लैश एंड क्लोज। ठीक है, जस्ट सेव करो, रिफ्रेश द पेज, नाउ लुक एट हियर, एक इमेज आई है लेकिन बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी इमेज आ रही है। यस सर। कर लें थोड़ा सा साइज में, तो आ जाओ एडिटिंग पे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनलाइन टाइप ऑफ सीएसएस कोड। तो आपके पास सीएसएस तीन तरीके की होती है गाइस, एक तो होते हैं इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस, एक एक्सटर्नल। तो अब जो हम यूज करने वाले हैं वो इनलाइन सीएसएस कोड्स कहलाएंगे। जो हमने ऊपर हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखा था वो इंटरनल सीएसएस होता है, और एक्सटर्नल सीएसएस होता है कि आप अलग से एक फाइल बनाओ सीएसएस की, उसको लिंक कर दो हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल टाइप ऑफ सीएसएस कोड। बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनलाइन। तो इनलाइन कैसे यूज किया जाता है, लेट्स सी। यहाँ पे हमने यूज किया HEIGHT। बाय डिफॉल्ट हाइट जो दी जाती है वो आपकी पिक्सल्स में होती है ताकि पेज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो सके। ठीक है, बट हम जो यहाँ पे हाइट यूज करेंगे वो हम परसेंटेज में करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया इस हाइट को, दैट इज अ 45%। कम रहेगी 60%। ठीक है, एंड इमेज का 60% उठाएगा विथ WIDTH, विथ मैंने यहाँ पे दे दी दैट इज अ 45%। ठीक है, जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश इट, नाउ लुक एट हियर, मेरी इमेज आ गई सही साइज में ऑलमोस्ट, है ना, बढ़िया। अब आपको करना क्या है, ये इमेज आपके जैसे लेफ्ट में आ रही है, यू जस्ट वांट टू, आपको इसे क्या करना है, सेंटर में शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ पे टैग यूज करेंगे दैट इज अ सेंटर टैग। तो हमने सेंटर टैग यूज किया। सेंटर का एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी है, हम उसको यूज केवल कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैंने सेंटर में ले आया। अब जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है वो भी देख लो, जैसे H1 हेडिंग है, मैं इसके अंदर जाके मैंने यूज करा ALIGN अलाइन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया लेफ्ट सेंटर राइट, तीन तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे यूज किया है सेंटर। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश यूज हो गया, अमेरिकन नहीं, CNTR ही नहीं होगा, CNTER होगा हमेशा। ठीक है, तो जस्ट सेव इट, गो एंड रिफ्रेश इट, नाउ लुक एट हियर, आपकी वेलकम टू HTML कोड भी सेंटर में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने यहाँ पे इमेज जो है, मैं चाहता हूं इमेज के ऊपर और एक नीचे एक लाइन आ जाए, है ना, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ HR टैग, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक ऊपर लगा देते हैं और एक नीचे लगा देते हैं। ठीक है, जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश। तो आप देखो पूरे उस पे आ रही है पेज पे, है ना, और सिंगल लाइन आ रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इतनी सिंगल ना आए, इसमें थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज्यादा हो और लेंथ कम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर एडिटिंग करेंगे जिसमें हम देंगे सबसे पहले विड्थ। तो WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सेट किया दैट इज अ 50%। ठीक है, 50%। फिर 50% के साथ विड्थ के साथ मैंने इसको दे दिया। अब देखो 50% पहले करेगा क्या, ये देख लो, तो यही चीज हम इसके अंदर भी लगा देते हैं, जस्ट सेव, रिफ्रेश इट। तो देखो लाइन छोटी हो गई साइड से, दोनों साइड से। अब मैंने इसके अंदर लगाया साइज, साइज इज इक्वल टू, मैंने दिया 10px। ठीक है, तो 10px दिया। नाउ लेट्स सी, इसको भी यहीं पे लगा देते हैं, सेम लगाते चल रहे हैं, सेव, गो एंड रिफ्रेश इट। तो देखो इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अब इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया कलर इज इक्वल टू, कोई सा भी कलर दे सकते हो, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर फिलहाल के लिए। आप हेक्स कोड दे सकते हो कलर का, तो ये बेटर आपको रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे।
तो हेक्स मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। नाउ लुक एट हियर, मेरी इमेज आ गई बट लाइंस बहुत चौड़ी लग रही है, तो एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं इसको लेता हूँ 7px और इसको भी लेता हूँ 7px। अब ठीक है ना, बट इनके नीचे स्पेसेस नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे अब हम जो यूज करेंगे दैट इज अ br टैग। इंटर किया, एक तो br लगाया मैंने HR के पहले और एक br लगाऊंगा मैं HR के बाद। सेम प्रोसीजर मैं नीचे भी एक br HR के पहले एक br HR के बाद। br होता है ब्रेक लाइन, तो देखो स्पेस हो गया जनरेट, है ना। ओके, फिर उसके बाद हम इसमें और एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मार्क्यू टैग। कौन सा टैग है? मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग का रोल क्या होता है पता है? सर टेक्स्ट मूव करने के लिए, मूव स्लाइड करता है करने सर। के लिए, तो स्लाइड हमने टाइप। यहाँ पे क्या किया, एज अ स्लाइडर टेक्स्ट को चलाने के लिए मार्क्यू टैग का यूज किया है H2 हेडिंग के ऊपर। तो जस्ट गो एंड रिफ्रेश, लुक एट हियर, ये यहाँ से बैक आपके राइट साइड से स्टार्ट हुई है टेक्स्ट और ये लेफ्ट साइड पे जाके पूरा एंड होगा। और फिर से राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब इस पे थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मार्क्यू के अंदर क्या एडिटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका देते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर में हमने जो यहाँ पे सेट किया है वो है बाय डिफॉल्ट, अभी स्लाइड चल रहा है, हम इसको ऑल्टरनेट दे देते हैं। तो ऑल्टरनेट में होगा क्या, अब ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट पे जाएगा, टकराएगा और वापस राइट को चला जाएगा। है ना, तो अब ये राइट से स्टार्ट हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट हो गया और राइट की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रॉल अमाउंट। तो हमने स्क्रॉल अमाउंट स्लो करने के लिए स्क्रॉल डिले यूज होता है, तेज करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट मैंने यहाँ पे दे दिया 150px, सॉरी 150 केवल सेकंड्स में होता है। ठीक है, एंटर किया, नाउ लुक एट हियर, ज्यादा तेज है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 50 ले लेते हैं। अभी भी तेज लग रहा है तो और कम कर लो, 20 दे दो, है ना। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो हमने मार्क्यू लगाया है ये हम सब पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मार्क्यू टैग को कॉपी कर लो एंड इन सारी हेडिंग्स के ऊपर लगा देते हैं। और एंड में जाके सब में मार्क्यू क्लोज कर देंगे। ठीक है, जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश।
ठीक है। अब मैंने पहले वाले में क्या किया, मार्क्यू में थोड़ा सा और चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया बीजी कलर। बीजी कलर किस लिए यूज होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। सेव, गो एंड रिफ्रेश। आप कोई स्पेसिफिक कलर कोड देना चाहते हो तो आप हेक्स कोड उसका डाल दो तो उस कलर कोड आ जाएगा। फिर कई बार जैसे कि हम जो उर्दू में लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या होता है कि आपका सारा कोड राइट साइड पे शिफ्ट होता है, जैसे अभी ये लेफ्ट पे आता है फिर होता है, वैसे राइट पे होता है ना। तो उसके लिए आप एक काम करो, बॉडी के अंदर जाके डायरेक्शन दे दो DIR। तो अभी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट कर दो। ये देखो अब सब कुछ उधर तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ इतना? यस सर। बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक टैग यूज होता है इमेज के अंदर, जिसे बोलते हैं ऑल टैग। ऑल टैग के अंदर हम इमेज का नाम दे सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया मार्वल। अब देखो क्या होता है कि आप गूगल पे जाते हो, इमेज को सर्च करते हो, वो इमेज का नाम उठाता कहाँ से, वेबसाइट से जो उठाएगा, उसमें जो ऑल टैग होता है उसके बेसिस पे इमेज के नाम को सर्च करता है वो। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज का नाम उठा सकते हो, गूगल को बता सकते हो। ठीक, दिस इज कम्प्लीटली लाइक इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टूल। सो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर देखते हम। बढ़िया। सो ये था आपका HTML का पार्ट। अभी HTML का कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फॉर्म बनाना सीखना है अभी, तो हम फॉर्म बनाएंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो दैट विल बी टुमारो। तो हम कल अपना फॉर्म बनाना देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके सर।